नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा शॉन आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। पॉलिटी क्या है? राजतंत्र। और राजतंत्र क्या है? राजनीतिक इकाई। ओके, यानी राजनीतिक से जुड़े हर मुद्दे और मुकाई। इसको हम सेकंड नाम पे भी जानते हैं सिविक्स, जिनको बोलते हैं नागरिक शास्त्र। और हम क्लास 8 यानी कि कक्षा 8वीं में है। और ये कौन सा आप अध्याय पढ़ रहे हैं? अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4। पहली बात कि चैप्टर 4 में ये क्या पढ़ रहे हैं आप? क्या है इस चैप्टर का नाम? तो इस चैप्टर का नाम क्या है? कानूनों की समझ। अब ये कानूनों की समझ क्या है ना? कानूनों की समझ। अब इसमें समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज ये क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि हम जस्ट अभी अध्याय 3 में पढ़ करके आए हैं कि हमें संसद क्यों चाहिए। हमने पढ़ा था ना अभी जस्ट पिछले चैप्टर में कि हमें संसद क्यों चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन था ये कि हमें संसद क्यों चाहिए। और उन संसद में हमने जब संसद को समझा कि संसद क्या है क्या नहीं है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा, मेरा पिछला वीडियो, तो आप देख लीजिए ताकि ये कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और जब आप संसद को समझ जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कानून के से जुड़े कोई भी समझ को समझने में प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप पहले पार्लियामेंट को अच्छे से समझिए, क्योंकि हमारा कानून वहीं से बनता है। ओके, क्योंकि मुख्य कार्य पार्लियामेंट का क्या होता है? संसद का जो मुख्य कार्य है वो तो पार्लियामेंट जो होता है उनका कानून ही बनाना होता है ना। और साथ ही साथ बहुत सारे कार्य होते हैं। जैसे कि क्या हमारे मुख्य कार्य होते हैं, माइंड में ये भी चलता होगा आपको। यदि आपने नहीं देखा है तो फिर रिकैप कर लीजिए। वापस पिछले वीडियो से रिलेटेड कुछ बातें हम फिर से रिकैप कर लेते हैं, यानी कि संक्षिप्त में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। संसद की भूमिका में हमने पढ़ा था कि इसकी बहुत आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि संसद हमारे देश की सरकार यानी कि सत्ता पार्टी के गलत या अनुचित निर्णयों का विरोध करती है और इसे पलटने की भी क्षमता रखती है। और साथ ही साथ इसके कार्य क्या है? किसके? संसद के। तो कानून या प्रस्तावों को पारित करने से पहले महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श करता है ना, विचार विमर्श करता ही करना, ये सब चीज का इंपॉर्टेंट है। जब मेन कानून बनाना, भारत के संविधान के तहत संघ सूची और क्या बोलते हैं समवर्ती सूची, इन सभी में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो ये सब हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ ये भी पढ़े थे कि इसके जो दो सदन है, जो भी है लोकसभा राज्यसभा, तो उनमें जो भी पेश किया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर ही कानून बन जाता है। तो आपने 3 मुख्य अहम देखे थे कि संसद में मेन जो 3 अंग रहते थे वो कौन से रहते थे? पहला होता था लोकसभा, सेकंड होता था राज्यसभा और थर्ड कौन होता था? राष्ट्रपति। तो इन तीनों के कंप्लीटेड होने के बाद प्रोसेस कानून हमारा बन जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब तो आपने रिकैप को पढ़ लिया, समझ लिया। अब हम समझते हैं कानून की समझ क्या होती है। आखिरकार ये कानून बनता कैसे है, हम इसे भी तो जानेंगे ना। ये समझ जाएंगे, इस टॉपिक को समझ जाएंगे, तो हमें नहीं लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमें किसी भी चीज को अंदर में दिया हो उसे, यानी कि जो भी आपके चैप्टर में दिए गए हैं उन बातों को समझने में आपको जरा सा भी प्रॉब्लम होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, पहले आप कानून को समझिए। कानून आपके माइंड में सुनते के साथ आपके माइंड में क्या आता है? कंसेप्ट ऑलरेडी आता है ना। सीधे जज बैठते हुए, पुलिस दिखते हैं आपको आसपास, सीधे जेल, कोर्ट, गलत सही, कोई गलत करता हुआ पकड़ा गया तो सीधे कानून के चपेट में आ गया। सीधे आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी पिक्चर्स में जैसा जैसा हम आसपास में सुनते हैं, देखते हैं, बुक्स में, इन सबके अकॉर्डिंग हमारे माइंड में छपता है ना। तो चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं अच्छे से। और हाँ, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि इससे जुड़े जो आपके ये जो चैप्टर बुक में जो दी हुई है ना, ये जो आपका स्टार्टिंग प्रारंभ जो दिया हुआ है, आप कुछ कानूनों से पारित होंगे, तो इन्हीं से रिलेटेड आपको छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। शायद ये वीडियो के थ्रू और भी आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा, मजेदार भी लगेगा। कानून की समझ को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप ये वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद हम फिर से बात करेंगे। ओके, आप कुछ कानून से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानून को भी जानते हो। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होता है? नए कानून किस तरीके से अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? नागरिकता के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? ओके मेरे प्यारे बच्चे, अब भी आपने इस वीडियो में क्या देखा? सबसे पहली बात कि कानून से परिचित आपको बताया जा रहा है कि कानून जो होता है वो शायद आपको शादी की उम्र का सीमा का पता होगा ना। ऑब्वियसली लड़की के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल, जो कि सरकारी तरीके से एक सीमा निश्चित है शादी की उम्र के लिए। मताधिकार की बात करते हैं, वोटिंग सिस्टम की बात करते हैं कि वोटिंग जो होता है, जैसे कि जस्ट अभी अगले साल आपको 2024 में चुनाव देखने के लिए मिलेगा, बहुत बड़े स्तर से मिलेगा जो है ना। तो ऑब्वियसली इसमें आप क्या देखेंगे? इसमें आप देखेंगे इसकी उम्र सीमा कितने तक से। तो आप जानते हैं कि 18 साल के बाद वालों के लिए, सबके लिए ये इक्वलिटी है, उससे पहले कि नहीं। तो और जितना भी आप बड़े हो, यानी कि उम्र में आप कितने भी उसके बाद अकॉर्डिंग हो, 60 हो, 70, 80, इसके लिए कोई भी मतलब संभावित मतलब ऐसा नहीं कि रोक दिया जाएगा, इतने ही तक सीमित है। नहीं, 18 के बाद आप कभी भी सक्षम हो सकते हैं अपने मताधिकारी का, आपको एक लाइसेंस मतलब मिल जाएगा वोटिंग देने का। साथ ही साथ आपने संपत्ति भी खरीदने बेचने का कानून को भी देखा कि संपत्ति किस तरीके से बेचता है। आप समझते हैं, कभी सोचे होंगे जब भी हम जमीन लेते हैं या फिर किसी भी घर बनाते हैं तो डायरेक्ट मन किया, आज उठे, हाँ मुझे जमीन लेने का मन कर रहा है, चलो जमीन ले लेते हैं। मैंने ले लिया। मन किया कि चलो नहीं, मुझे ये क्या बोलते हैं, हाँ
हाँ घर बनाना है, चलो घर बनाने के लिए भिड़ जाते हैं। डायरेक्ट भिड़ के मिल गया, इतना आसान है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आसान है। जमीन लेने के प्रोसेस से स्टार्ट से लेकर के घर बनाकर कंप्लीट करने तक सारा के सारा एक नियमता चलना पड़ता है ना। और ये कैसे चलना पड़ेगा, आप अपने पेरेंट्स से बढ़िया से बैठ कर इस पर विचार विमर्श कीजिए, उनके थ्रू आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलेगा इन सब बातों से। क्योंकि ये सब जो है, ये सब आप बुक्स के थ्रू और अपने आसपास के माहौल से ज़्यादा अच्छे से समझोगे तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर तो क्या आप क्या कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। अभी तो इस स्तर पर हो कि चलो स्कूली तौर पे आप पूरी दुनिया को मतलब देख रहे हो, लेकिन जब तक आप दुनिया में घूमने लायक हो जाओगे, उस समय उस जगह पर आप खड़े होगे, तब तक मुझे लगता है आपके पास इतना कुछ अचीव हो जाएगा कि इन सब चीज़ों के रिलेटेड आप तो ऐसी मतलब कि सोचना नहीं है, आप तो डायरेक्ट मतलब कर दिखाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो कानून की जो समझ है ना, उसको माइंड में एक सिंपल सा कंसेप्ट आप रख लीजिए। इसमें आपसे एक क्वेश्चन भी करता है, एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या रख लीजिए, यही रख लीजिए कि कानून के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ चलना सही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर मतलब एक के बाद एक प्रोसेस करते हैं ना, एक सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरा सीढ़ी आता है, दूसरा सीढ़ी चढ़ोगे तब तो तीसरा सीढ़ी आएगा ना। अब डायरेक्ट ऊपर से छलांग मारोगे तो या तो गिर के समझ लीजिए क्या होगा अस्पताल में डायरेक्ट, या तो फिर चढ़ने के सोचोगे तब तो चढ़ ही नहीं पाओगे, है ना, कि मैं एक ही बार ऊपर चढ़ जाऊँ। तो ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप चलते रहने के लिए ही ये कानून व्यवस्था एक तरह से बनाया गया हमारे देश के लिए, संविधान के द्वारा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, कि किस तरीके से हमारा देश चलता रहे, निरंतर आगे बढ़ता रहे और बीच में कोई भी रुकावट न हो। यदि रुकावट होता है तो उसके लिए भाई उसको सजा मिलेगी, और किस तरीके से मिलेगी वो भी उसके लिए तैयार रहे, क्योंकि ये सब चीज़ पहले से बनाया गया है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, और जो हमें संसद द्वारा आराम से मतलब देखने को प्राप्त होता है ना। और आपको पता है कि कानून हमारे जीवन के लिए सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। यह हमें माँ के कोख से लेकर के हमारी शिक्षा, रोजगार, विवाह तथा जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुरक्षा उपलब्ध कराता है। कानून हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, चाहे समाचार पत्र हो या दूध या कोई भी छोटी से छोटी किंतु आवश्यकता वस्तु खरीदने से मतलब सब में उसमें इंक्लूड है। कानून देश के क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। व्यक्ति के धर्म हो या कोई भी जाति हो या कोई भी लिंग हो, स्त्री या पुरुष, उन सभी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। ओके, नियम का अर्थ है मतलब यही है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। उम्मीद है आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, उसके भी जवाब आपको इसी मतलब कि मेरे बोलने द्वारा आपको मिल गए होंगे। देखिएगा, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में भर भर के आएंगे। मुझे लगता है इसी तरीके से आप बस वीडियो देखते देखते ही इस चीज़ का सवाल का जवाब आराम से दे देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे करता क्या कानून सब पर लागू होते हैं, है ना, क्या कानून सब पर लागू होता है? तो चलिए इसी में एक वीडियो और छोटा सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ जो आपके बुक से ही रिलेटेड है और बहुत कॉमन है, जो कि आप सब जानते हैं, फिर भी ये एग्जाम्पल आप देखिए। हमारे गांव को जाने वाली सड़क पर पुलिस नाका लगाकर बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों के चालान काट रही थी। पुलिस ने एक बीमार वृद्ध को लेकर जा रहे युवक का बिना हेलमेट के स्कूटर चलाने के कारण 200 रुपए का चालान काट दिया। लेकिन तभी वहां से एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 वर्दीधारी पुलिस वाले निकले। पुलिस ने न तो उन्हें रोका और न ही उनका चालान काटा। इस प्रकार कानून का खुला उल्लंघन हुआ। अभी आपने देखा ना क्या हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन अभी आपके सामने रखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है कि क्या कानून सब पर लागू होता है। अब आप ही इस वीडियो को देखकर बताइए क्या कानून सब पर लागू होता है। अब बताइए, वो बुजुर्ग, इतने बूढ़े बुजुर्ग को उसके इलाज के लिए वो ले करके जा रहा, आनन फानन में वो हेलमेट देखेगा, पास में ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा, तो सोचा होगा जाकर पहले ये काम करना जरूरी है, लेकिन नहीं। तो पुलिस वाला तो अपना काम बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कर ले, बिल्कुल ओके, लेकिन वो सब पर लागू हो रहा है ना, उन पर भी तो लागू हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई आप लोगों पर तो उस चीज़ का अमल कर रहे हो लेकिन खुद पर उस चीज़ का अमल नहीं कर रहे हो, ये करना गलत है ना। तो ये तो कानून का खुला उल्लंघन हुआ ना मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली टॉपिक में आपको क्लियर कर रहा है कि क्या कानून सब पर लागू होता है। ये क्यों क्वेश्चन कर रहा है, इसीलिए क्योंकि ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे आसपास, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर और भी एक इस स्थिति में पड़े और यहाँ नीचे देखिए कुछ प्रश्न दिए हुए, ठीक है। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई और इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है। बताइए, तो क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? ये भी क्वेश्चन देखिए आपके लिए सही तरीके से पूछा जा रहा है, क्या सही काम किया? क्योंकि वो सरकारी अधिकारी था इसलिए। क्या उसके बेटे को केवल इसीलिए कानून में माफी मिल जानी चाहिए क्योंकि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? ऐसा हमारे देश में ज्यादातर देखने को एग्जाम्पल मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों की जो ताकतवर है, जो है उतना पहुंच उनका आर्थिक और राजनीतिक तौर पे, उनके देखते हैं कि उनके तरफ से ज्यादातर कोई भी चीज मतलब
उनके अगेंस्ट नहीं जा पाती, लेकिन ये गलत है ना, बिल्कुल गलत है ना। कानून तो सबके लिए एक बराबर है। अभी तो हमने पढ़ा था ना शुरू में कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। तो ये भी तो बोला जाता है, इसलिए तो आंखों में पट्टी बांधी जाती है ना मूर्ति की। स्टैचू आपने देखा है ना, जो तराजू लेके इक्वलिटी नापती है ना सही गलत का, तो उसकी आंखों पे क्यों रहता है? क्योंकि वो अमीर इसलिए नहीं रहता क्योंकि वो अंधी रहती है। नो 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 नो, गलती से भी मत सोचिएगा। इस फिगर को देख लीजिए, इस फिगर को देखकर ये मत सोचिए कि ये अंधी है इसलिए बांधे गया, या फिर सच्चाई नहीं देखना चाहती इसलिए नहीं। इनको इसलिए पट्टी बांधा गया कि आपको गरीब, अमीर, स्त्री, पुरुष, ये सब चीज़ किसी चीज़ को देखना ही नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सही तराजू का नापी देख करके आपको सही डिसीजन लेना है। आपको किसी भी चीज़ को देखना नहीं कि ये इस जाति का है, ये ऊंचा आदमी है, मेरे सामने कौन व्यक्ति है, वो नहीं देखना है। आपको उनसे रिलेटेड जो सही और गलत का फैसला वो देखना है। आपके नज़रों में सब शख्स एक समान है, ये चीज़ दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर देखते हैं आपको क्या बोलता है। यहाँ पर बोलता है कि यह सीधे सीधे, ओके, यानी कि यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला, बिल्कुल मामला है ना, जैसा हमने अभी वीडियो में देखा, बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा था कानून का। जैसे कि आप इकाई में, और यहाँ पर भी आपको ऊपर में बोल रहा है, यहाँ पर छोटा सा पैराग्राफ कि यहाँ कानून का उल्लंघन है। तो एक तरह से दोनों एग्जाम्पल इस पर शूट कर रहा, और एक ही पढ़ चुके हो कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात का पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े हैं जो कानून के आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। अब देखिए क्या होता है, यहाँ तो बोला जाता है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल में देखिए क्या देखें, लेकिन हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी ही हो या धनासेठ हो, ओके, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। देख रहे हैं कितना बड़ी बात कह दी गई कि कानून के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। क्यों? क्योंकि कानून सबसे बड़ा है और सबसे श्रेष्ठ है, चाहे वो राष्ट्रपति क्यों ना हो, धनासेठ क्यों ना हो, या फिर सरकारी अधिकारी क्यों ना हो। ये कानून का उल्लंघन मतलब उल्लंघन होता है। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है, यानी सभी चीज़ों की सजा है, ओके। चलो बहुत अच्छी बात है, ये तो सभी चीज़ों की सजा है, तब तो उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो इस तरीके से कर रहे हैं। सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया भी है, ओके, और जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जा सकता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? चलिए ये भी जान लेते हैं कि क्या हमेशा से ऐसे ही था। प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे, ओके, स्थानीय थे कानून थे, और अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। ये प्राचीन टाइप का बताया जा रहा है, ओके, यानी प्राचीन भारत जो पुराने काल के समय में थे, प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। और मतलब कि एक तरह से अंग्रेज काल में भी देख सकते हैं ना कि बहुत ऊपर नीचे था। क्या ऊपर नीचे था? देखिए अभी हम बात करते हैं इस पर कैसे था वो आप समझ जाइएगा। यहाँ पर देखिए कानूनों की अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे। समझ में आ रहा है ना कैसे बताया जा रहा है? अपने हिसाब से, ओके, अधिकारी लोग यानी कि कानून को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करते थे, ओके। जैसे कि कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। देख रहे हैं ना, एक ही व्यक्ति को, मतलब कि वहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ मामलों में, हर मामले में नहीं बताया जा रहा है, कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध में अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी, यानी कि सबके लिए अलग अलग, मतलब अपना मन माना चल रहा है, समझिए। तो जैसे निचली मानी जाने वाली जातियों को, अपराधी को ज़्यादा सजा दी जाती थी, देख रहे हैं ना। और औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। ये कितना गलत है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ जाति के आधार पर आपको सजा दिया जा रहा, यहाँ पर आपको यह बताया जा रहा कि पहले सजा भी लोगों के हिसाब से उनकी रहती है। जैसे अंग्रेज काल में हम ब्रिटिश शासन के तौर पर यदि हम वहाँ का बात करते हैं तो वहाँ पर देखिए यदि उनके लोग गलती कर रहे हैं तो उनको नॉर्मल ऊपर छोड़ दिया जाता था, हाँ चलो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और यहाँ भारतीय से, कोई जाति से, नीच जाति से या डाउन कास्ट से, या फिर मतलब कि भारतीय में तो समझिए कि किसी को भी वो लोग उतना नहीं देते थे, लेकिन हमारे भारतीय में भी बहुत अलग अलग स्तर के लोग रहते थे ना। तो जो डाउन स्तर के थे यानी कि नीचे स्तर के थे, उनसे यदि गलती से भी कोई गलत हो जाए तो समझिए कि तो मौत के बराबर एकदम सजा मिलता था उनको। ऐसा अलग अलग क्यों? क्योंकि उनको अपना मनमाना था कानून को लेकर। तो ऐसी कानून व्यवस्था किस काम की? ओके, जो किसी को कुछ अपने अपने तरीके से सजा दे। बहुत सारे लोग यानी कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। बताइए, उन्होंने ही की थी इस तरीके से। देखिए इतिहासकारों में इस बात पर काफी विवाद रहा है कि इसके कई कारण हैं, और एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। बिल्कुल वो अपने मनमानेपन के लिए ही तो ये कानून बनाए थे ना, मुझे तो यही लगता है। ऑब्वियसली वो जब
इंडियंस के साथ गलत पे गलत ही करते रहे हैं, ऑलवेज गलत, मतलब उनको मतलब लाइफ जीवन उनके लिए इंडियंस का कुछ है नहीं। एक तरह से वो अपने अकॉर्डिंग मतलब चाहते हैं कि तुम मेरे अकॉर्डिंग करो, मेरे अकॉर्डिंग चलो, यदि नहीं चलोगे तो भाई तुम जाओ इस धरती से, क्यों जा, हमारा ही सारा चीज़ और हम ही पे आप आके रोब झाड़ रहे हो, जरा सा बोले तो फिर आप बोल रहे हो उसके लिए नहीं, हमारे अकॉर्डिंग कानून ये पारित होता तो आपको यही करना पड़ेगा। हिस्ट्री में देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सब चीज़ छुपा हुआ है राज, इन सब चीज़ों का। ये जिस तरीके से मिसबिहेवियर ये कानून को लेकर के उन्होंने क्या, हाँ वो लोग लाए अच्छी बात है, लेकिन गलत तरीके से लाए ना, उसी चीज़ का सबके लिए इक्वलिटी रखते तब ना। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों में विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो 1870 में 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। अब देखिए 1870 का राजद्रोह का एक्ट बता दिया गया, जो अंग्रेजी शासन जिस तरीके से वो रखे थे। हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं कि कानूनी मामले में विकास के लिए भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम तरीके से भूमिका निभाई थी। लेकिन 1870 का जो राजद्रोह एक्ट अंग्रेजों शासन के मनमाने के लिए मिसाल था, क्या था उसमें, तो इस कानून में राजद्रोह राजद्रोह की परिभाषा देखिए क्या इसमें बोल रहा है आपको कि बहुत व्यापक थी। क्या व्यापक थी, तो इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना, यानी कि देखिए एक नए तरीके से वो अपने तरीके से उस समय का जो रखे थे 1870 के राजद्रोह एक्ट में कि अंग्रेज का शासन का क्या था मनमाना, तो वो यह था कि यदि कोई इसके मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। देख रहे हैं ना कितना इजी तरीके से, मतलब कोई भी एक शब्द यदि बोला या फिर किसी भी तरीके से ये अंग्रेज शासन के लिए अपने तरीके से कोई भी चीज़ शब्द मुताबिक अपने व्यक्ति आलोचना कर दी कि चलो ये लोग ये गलत कर रहे हैं, इस तरीके से इन्हें नहीं करना चाहिए, तो ये लोग उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही गिरफ्तार कर लेना है और दम भर सजा दे देना है अपना, यानी कि सारा का सारा गुस्सा उसी पे बढ़िया से निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्यों बोला, बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे हमारे सामने, क्योंकि हम भाई अंग्रेज है। तो ये सब जो मनमाना जो चलता था कानून, ये भी कोई कानून हुआ उस समय का, बताइए। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे, है ना, तो बिल्कुल करेंगे। भारतीय राष्ट्रवादी क्यों नहीं अंग्रेजों का इस सत्ता का मनमाने इस्तेमाल का मतलब आलोचना करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो गलत ही कर रहे थे ना। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। ठीक है, अब संघर्ष शुरू कर दिया, यह समानता का संघर्ष था, बिल्कुल होना चाहिए था, नहीं किया जाएगा तो उन लोग तो ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहेंगे ना, तो उन्हें रोकना जरूरी था ना। तो रोकेगा कौन, ये भी दिमाग में आता ना कि रोकेगा कौन, तो ऑब्वियसली हम आप सब मिल करके जहाँ गलत लगेगा वहाँ रोकना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जनता को बोलना पड़ेगा। ये लोकतंत्र देश हमारा है ना भारत, तो जहाँ पर भी वो तो उस समय का था, अभी के समय का भी मैं बात कर रही हूँ कि अभी के समय जो जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल्स में देखे उस समय भी हमें बोलना पड़ेगा, है ना। तो उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो, है ना। तो सिंपल सी बात है, और वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। मतलब इसमें आपको यही कहा जा रहा है कि जो हमारे भारतीय मतलब यहाँ तक से हम देख सकते हैं, जो अभी आपने देखा ना यहाँ पर हमारे जो भारतीय राष्ट्रवादी थे उनके लिए है कि भैया आप कानून बना रहे हो तो सबके लिए इक्वल बनाओ, ऐसा नहीं कि आप अपने लोग के लिए अलग बनाओ और हमारे लिए अलग बनाओ, है ना। ऐसा कोई कानून ये कोई समानता का अधिकार दो कानून में, क्योंकि समानता होगी कानून में तो फिर कानून का भी मतलब पता चलेगा क्या है क्या नहीं। आधे लोग तो परेशान हो जा रहे हैं, कानून बना कहाँ है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। तो कानून ऐसा होना चाहिए कि जिसमें समानता का अधिकार हो, और साथ ही साथ वैसा कानून किस काम का जो कि आपके लिए अलग हो, हमारे लिए अलग हो, तो हमारे लिए तो कोई उसका कोई मतलब ही नहीं है वैसे नियम का। तो और इसका क्या पालन करना, कोई भी पालन नहीं करेगा ना, एक जैसा सब करेगा तब तो पालन करने का इच्छा जाएगी ना, जब एक जैसी रहेगी नहीं, आप में अलग कानून होगा। अब आप ही फॉर एग्जांपल बताइए, क्लास में मैम आएगी कुछ बच्चों से अलग ट्रीटमेंट करेगी, कुछ बच्चों से अलग तरीके से ट्रीट करेगी एक ही क्वेश्चन को लेकर, तो क्या पसंद आएगा? बिल्कुल में ये तो मनमाना हो गया ना, दोनों दो तरफा आप इस तरीके से कर रहे हैं, मैम ऐसा नहीं होना चाहिए, सर ये क्या आप कर रहे हो, करो तो इक्वल। तो बच्चे तो सब बराबर है ना, टीचर्स के लिए सब एक है भाई, जितना प्यार हम उनको देंगे उतना प्यार आपको भी देंगे, सबके लिए तो इक्वल है ना। आप अलग अलग करोगे तो ये तो बहुत ही गलत होगा ना बच्चे खुश रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे, तो उस माहौल से भी खुश नहीं रहेंगे और ना ही उनके पढ़ाने के तरीके से ना उस हर सिचुएशन से खुश नहीं रहेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि भारतीय भी इस तरीके से खुश नहीं रह सकते थे? तो 19वीं सदी के आखिर यानी कि 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानून पेशा भी उभरने लगा। तो फाइनली ये धीरे धीरे मतलब कहते हैं ना कि धीरे धीरे प्रक्रिया चलते रहती है, निरंतर उस पर कुछ न कुछ वर्क होते रहता है, तो कभी न कभी सुधार देखने का भी मौका मिलता है आगे चल के। तो कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की और औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की
नज़र से देखा जाए। बहुत जरूरी था ये चीज़, है ना। नहीं होता तो फिर तो क्या फ़ायदा, बताइए। तो इंडियंस को ये भी करना जरूरी था, समय समय पे अपने लिए, हक के लिए लड़ना भी बहुत जरूरी था और जरूरी रहता है मेरे प्यारे बच्चों। जहाँ पर लगे कि जहाँ लड़ना जरूरी है वहाँ पर लड़ना भी बहुत जरूरी है। तो ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ यानी कि विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों के हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। तो भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज्यादा भूमिका निभाने लगी और इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ लोग भी कई तरह के अपना योगदान दे रहे थे। साथ ही साथ यहाँ बोलता है कि संविधान को स्वीकृति, ओके, यानी कि अब संविधान को देखिए स्वीकृति मिलने के बाद क्या हुआ, तो ये दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधित्व देश के लिए कानून बनाने लगे, है ना। अब तो कानून जब सही दस्तावेज मिल जाए, स्वीकृति मिल जाए, तो फिर कानून बिल्कुल आगे की ओर प्रक्रिया बढ़ेगी। हर साल हमारे प्रतिनिधित्व कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि क्या कानून जो एक बार बन गया तो क्या वही चला आ रहा है, शुरुआत में जो कानून बन गया हमारे प्राचीन काल से और शुरुआत से, क्या अभी भी वो वही है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा ना, यहाँ पर अभी तो आपको बताया गया ना कि कानून में संशोधन होते रहता। जैसे कानून बनते हैं, नए कानून जहां पर सही लगता है वहां पर नए कानून बनाए जाते हैं, जहां पर पुराने कानून में लगता है कि नहीं थोड़ा सा बदलाव लाने की जरूरत है तो बिल्कुल उसमें भी संशोधन किया जाता है। कक्षा 6 की पुस्तिका में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के बारे में तो पढ़ा होगा ना। कक्षा 6 के बारे में आपने पढ़ा, आप कहेंगे मैम अभी का तो याद कर ले, 6 का कहाँ से याद होगा, तो नहीं पढ़ा तो देखिए इसमें क्या बोला, 2005 के हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन कानून के बारे में उसमें बताया गया था। तो इस नए कानून में के मुताबिक क्या था, तो उसमें था कि मुताबिक बेटे बेटियां और, है ना, बेटे बेटियां और उसकी माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल जाएगा। यानी कि जो आप कहेंगे कि कक्षा 6 में क्या पढ़े थे मैम, फिर से रिकैप कर दीजिए। तो चलिए इसके लिए रिकैप कर दे रहे, उस समय का याद यदि नहीं हो या हो, जिनका हो वो तो बहुत बढ़िया, और जिनका नहीं है वो फिर से रिकैप कर लीजिए। उसमें आपको यही बताया गया था, उसमें उत्तराधिकारी से रिलेटेड आपको बोला। देखिए यहाँ पर वर्ड्स ही बोल रहा है कि उत्तराधिकारी संशोधन यानी बच्चों से रिलेटेड, है ना। पहले क्या था ना कि जो भी माँ के जितने भी बेटे होंगे उनका प्रॉपर्टी पे उनका ही अधिकार होगा, ओके। बेटियों को उस पर या माँ का उस चीज़ पे उतना नहीं रहता था। लेकिन अब ये इसमें क्या संशोधन किया गया, इसमें नए कानून में बताया गया कि बेटे हो या बेटियां हो या उसकी माँ हो, यानी कि तीनों हो, यानी कि जिस भी परिवार में जो मेंबर्स हैं उनकी माँ के बारे में बोला जा रहा है, खुद नहीं। जैसे बेटा बेटी और अपनी माँ जो होती है, तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। ये मतलब न्यू कानून के थ्रू है, देख लीजिए, समझ लीजिए, आपको भी जानना ही जरूरी था, आपने जान लिया। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए, प्रदूषण पे आते होके करने के लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए हैं। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं, और एक नया कानून जरूरी है, बिल्कुल जरूरी रहता हर समय। मैं तो मेरे हिसाब से तो रहता है कि जब जब नया एक से एक जनरेशन आता है, जैसे कि पिता लोग के समय का दौर, हमारे दादा लोग का समय का दौर अलग था, हमारे फादर्स का अलग था, और हमारा अलग है, और हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन का अलग होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग कानून भी चेंजेस होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी संशोधन होते रहने चाहिए। वैसे क्या होता है कि समय और हर चीज़ अपने अकॉर्डिंग, मतलब उसी के अकॉर्डिंग सब धीरे धीरे चलते रहता है, और एक ही चीज़ को घींचना, समझ रहे हैं ना, फिर उसका तो उतना अहम रहता नहीं है। वे कानून का प्रस्ताव किस तरीके से पेश करते हैं इसके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ोगे, ओके। तो अब देखिए नए कानून किस तरीके से बनते हैं। अब कानून कैसे बनता है वो भी आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, कानून कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से बनता है, आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो ये सभी चीज़ों को जानना है। एक फिगर आपको यहाँ दिया गया है जो मैं अभी नहीं पढ़ा, इसे पढ़ाना मुझे बहुत जरूरी लग रहा है। यहाँ पर आप फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है और किस प्रकार की चित्र छवि आपको नजर आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानना भी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इनमें से बहुत लोग आप में से ये चीज़ जानते भी हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप जान जाइए, जो नहीं जानते उनके लिए सही है, और जो जान रहे हैं वो भी एक बार रिकैप कर लीजिए। रॉलेट एक्ट आप जान रहे हो, ओके, जो अंग्रेजों ने मनमानेपन का एक अलग ही उदाहरण हम सबको दिया था ना, रॉलेट एक्ट आप सबको पता है। तो इस कानून के जरिए भी ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए, इस कानून का जो ये रॉलेट एक्ट जो निकाला गया था, मनमाना रॉलेट एक्ट एक कानून पारित किया गया था। बोला गया ना अभी कि ब्रिटिश शासनों का जब मन करता था तो अलग अलग बिहेवियर करते थे, कानून निकाल दिए, अपने तरीके से हर स्तर को देखकर वो करते थे बिहेवियर। भारतीयों के साथ कुछ और, अपने लोगों के साथ कुछ और उनका बिहेवियर रहता था। उस कानून, ऐसा कानून बनाया था उन्होंने। तो ऐसा कानून किस काम का, ओके, तो इसके लिए भी हुआ जो अभी हमने पढ़ा था। और इस कानून यहाँ बता रहा, रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक उदाहरण आपको दिया गया है कि किस प्रकार से वो अपने तरीके से कानून को मतलब चलाते थे। इस कानून के जरिए देखिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी,
जो ये इन्होंने रॉलेट एक्ट जो निकाला था उसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि डाल सकती थी। ओके, जब महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता, महात्मा गांधी भी थे और साथ साथ राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रवादी नेता सभी ने रॉलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि सबको कहाँ से पसंद आएगा इस तरीके का कोई एक्ट, तो पहली बात की होता नहीं, ऐसा कानून होना भी नहीं चाहिए। अब भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया, और बताइए इसको लागू भी कर दिया गया था। ओके, वो अपने अकॉर्डिंग चला रहे थे और अपने अकॉर्डिंग लागू भी कर दिया गया। और पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पे विरोध चल रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल भी कानून किसी को भी पसंद नहीं आता। इस तरीके का भारतीयों को किसको पसंद आएगा बताइए, कि वो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इसी क्रम में 10 अप्रैल को है ना, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन, ये नाम देख लीजिए, 2 नाम दिए गए आपके, इन दोनों के ओके जो कब का बात है ये 10 अप्रैल को। ओके, तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो अब भारतीय विरोधी लोग जब इस एक्ट के खिलाफ में इनको बोला गया और ये गिरफ्तार भी हो गए, तो अब जब गिरफ्तार अपनी तरफ से होंगे तो जब तक हम नहीं कुछ अपने तरीके से कुछ करेंगे तब तक तो उन लोगों को भी सुनाई नहीं देगा ना। शांत रहोगे तो फिर उन लोग सोचेंगे चलो सही है, नहीं रहने पे बोलने पे कुछ ना कुछ चलो हो सकता है उसमें कुछ फैसले। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को मेरे प्यारे बच्चों अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था इसी उपलक्ष्य में, और जिस समय यह सभा चल रही थी, जब ये सभा चल रही थी उस वक्त ऑन द प्रेजेंट यहाँ सभी के चल रही थी, उसी बीच में क्या हुआ, जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर, देखिए ये एक ब्रिटिश फौजी है, कौन थे, जनरल डायर। ओके, जनरल डायर जलियांवाला बाग से आप याद कर लीजिए, जनरल डायर जो थे ब्रिटिश फौजी थे, और टुकड़ियों के साथ वहाँ बाग में दाखिल ले लिए। ओके, वो अंदर आ गया और उसने बाहर निकलने का जितना भी रास्ता था वो सभी को क्या कर दिया, बंद करवा दिया बिना चेतावनी का। जैसे कि कोई भी कुछ भी आप कर रहे हो न्यू चीज़, तो उसमें पहले बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है, या कुछ चेतावनी दीजिए। किसी से युद्ध भी हो रहा था, पहले चेतावनी दे दी, देखो हम युद्ध कर देंगे, तुम हमारे अकॉर्डिंग नहीं काम करोगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। ओके, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था, यहाँ ये अपने अकॉर्डिंग काम कर रहे थे। कौन, यही जो जनरल डायर जो ब्रिटिश फौजी न्यू आए थे, वो क्या किए, पूरा टुकड़ियों को लिए, बंदूक सब राइफल वगैरह सब हाथ में लिए, और उसने बाहर निकलने का जो दरवाज़ा वैसे तो ज़्यादा नहीं था, एक ही था, एक ही तो बोला जाता है, और सभी बंद कर दिया गया था, और उनको यहाँ पर बोला जरा बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया, बिना चेतावनी का वो क्या करने लगे, सीधे गोलियां चलवा दी। ओके, अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, और इस हत्याकांड में कई 100 लोग मारे गए। ऑब्वियसली कहीं किसी को भागने का मौका नहीं मिला ना, क्योंकि उन्होंने तो रास्ता बंद करवा दिया, और साथ ही असंख्य यानी कि असंख्य जख्मी भी हो गए, बहुत सारे जख्मी हो गए। ओके, मरने की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो मरने और घायल होने वाले में बहुत सारी कौन कौन थी, औरतें थी, बच्चे भी थे। और इसी पेंटिंग में जलियांवाला बाग जनसंहार के समय हुई गोलीबारी का दृश्य आपको दिखाया जा रहा है। ओके, तो ये जो आप देख रहे हैं ये उसी में, ये पेंटिंग पूरा क्लियर नहीं और ना ही हो तो सही है, थोड़ा धुंधला में ही सही है। तो इस तरीके का जो दिखाया गया, बताइए कितना बुरा था ना, बहुत बुरा था। तो बताइए ऐसा कानून भी क्या कि एक तरफा हो, सबके लिए समानता का अधिकार ना हो, तो ऐसा कानून कैसा चलेगा बताइए। नए कानून किस तरह के बनते हैं, अब देखिए नए कानून किस तरीके से बनते हैं, तो इस तरीके के कानून को हटाकर नई और सही चीज़ें भी तो लाना जरूरी है ना। अब यहाँ क्वेश्चन आता है आपको कि नए कानून किस तरीके से, मेरे प्यारे बच्चों जो ये अगला टॉपिक है नए कानून किस तरीके से बनते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि मैं देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस जाती हूँ, पढ़ाने के टाइम पे मुझे याद रहता नहीं कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं चैप्टर्स में काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड हो जाती हूँ, और मेरा हो सकता है कुछ जगह पर आपको लगे कि लॉन्ग जा रही है, क्योंकि इस चैप्टर में जाने के बाद इसे पढ़ने का जो मज़ा है ना, पढ़ाने का भी एक अलग मज़ा है। ये ऐसा टॉपिक है, इतना मज़ेदार है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस टॉपिक को यदि मैं पूरा लूँगी इस वीडियो में तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट में ना पढ़ाओ, इसे मैं अच्छे से पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ कि आपका एक बार में ही इस वीडियो को देखने के बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यदि ना हो तो शायद दूसरी बार देखना पड़े। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके लिए मैं इजी से इजी कंसेप्ट लेकर के आऊँ, तो इसके लिए थोड़ा वीडियो 1 से 2 से 3 यदि पार्ट में भी होता है तो इट्स ओके, आप देख लीजिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो और लगे कि हाँ आपको रखना चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूँ इसी तरीके से। और हाँ, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि आपके द्वारा बताइए कानून का क्या थिंकिंग है। अब आप मुझे बताएंगे कि कानून जो है क्या वो सही था, जो 2 वीडियो आपने देखा उसमें क्या उस पुलिस वालों ने सही काम किया या गलत काम किया। और क्या आप ही बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पर हेलमेट लगाना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो सबके लिए कानून इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना कि एक के लिए। प्लस यहाँ पर आपको एक और क्वेश्चन यहाँ दिया गया था, क्या दिया गया था, इसका भी जवाब आप दे दीजिएगा। जो उल्लंघन किया जाए जा रहा है उसके लिए क्या होना चाहिए, और सज़ा क्या होनी चाहिए। जो अलग अलग तरफा 2 तरीके से कानून, यदि जो एक ही व्यक्ति कानून एक ही है सबके लिए लेकिन अलग अलग तरीके से उसको देखते तो उनके लिए क्या सज़ा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों कानून से जुड़े मुद्दों के लिए यानी कानूनों की समझ को और समझने के लिए हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ये वीडियो